स्टूडेंट्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं जैन और अभी आज हम करेंगे 19 जुलाई 2025 के प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस के क्वेश्चन जो आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच यूनियन मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च्ड द IDETIE अदिति स्कीम एम्ड एट एनर्जी एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड क्लाइमेट गोल्स। तो ये जो अदिति स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है जो एनर्जी एफिशिएंसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ और क्लाइमेट गोल से रिलेटेड है। तो देखो, अब एनर्जी एफिशिएंसी बोल दिया तो डायरेक्टली आप लोग समझ सकते हो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ पावर होगा, मतलब ये ईजी आंसर है। ठीक है, तो अदिति स्कीम का फुल फॉर्म देख लो, असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज इन इंडस्ट्रीज एंड एस्टैब्लिशमेंट्स। असिस्टेंस इन डिप्लॉइंग एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री एंड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है एटलीस्ट 10% एनर्जी सेविंग्स अलाइनिंग विद इंडियाज क्लाइमेट एक्शन एंड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इज Barak Valley recently in the news for connectivity concerns is located in which Indian state? तो बराक वैली किस इंडियन स्टेट में लोकेटेड है? द ऑप्शंस आर मणिपुर, आसाम, मेघालय एंड सिक्किम। तो बराक वैली आप लोगों को पता होगा, इट इज़ अ वेरी फेमस वैली, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ये सबको पता है, बट स्टेट आप लोग थोड़ा सा सोचोगे तो बन जाएगा। द करेक्ट आंसर इज आसाम, आसाम में सिचुएटेड है। ठीक है, ये जो नॉर्थ कच्चर, करीमगंज और हैलाकांडी डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना, उसके आसपास है ये। ठीक है, तो आसाम याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इज आसाम। The third question is the Patriot air defense missile system recently promised to Ukraine is developed by which country? तो जो Patriot air defense system है जो यूक्रेन को मिलने वाली है वो कौन सी कंट्री ने डेवलप की है? तो द ऑप्शंस आर रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी और फ्रांस। तो इसमें ना आप लोग यदि सोचोगे तो मतलब आपके दिमाग में ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट्स ही आएगा सबसे पहले नाम को भी देख के। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है वो डेवलप किया है USA ने और ये वन ऑफ द एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 इज विच नेशन होस्टेड द मल्टीलेटरल टैलिस्मान सब्रे मिलिट्री एक्सरसाइज इन 2025? तो एक किसने होस्ट किया है सब्रे? द ऑप्शंस आर चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और फ्रांस। तो देखो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आप लोग सिर्फ यदि थोड़ा रफ याद रख सकते हो तो ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसमें और ज़्यादा डिटेल भी नहीं जाना अपन को। द नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इज द जरावा ट्राइब रिकॉग्नाइज एज PVTG पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स प्राइमरी रिसाइड्स इन विच यूनियन टेरिटरी और स्टेट? तो ये कहाँ रहते हैं? तो ये तो एकदम आप सभी को पता ही होगा, ये PVTG है ना। तो मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और आसाम। तो द करेक्ट आंसर इज अंडमान एंड निकोबार। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये मैप मैंने बताया था, जैसे पोर्ट ब्लेयर कहाँ है? साउथ अंडमान में है। तो सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर ये 10 डिग्री चैनल पड़ता है, फिर निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो जरावा ट्राइब के बारे में देख लेते हैं। ये वन ऑफ द PVTGs है, 6 PVTGs टोटल 6 है अंडमान निकोबार में। ठीक है, तो ये कहाँ रहते हैं? मिडिल और साउथ अंडमान के बीच में रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड ग्रुप है। ठीक है, तो प्रीलिम्स वाला पार्ट आई होप समझ आया होगा। अब अपन मेंस वाले डायमेंशन में चलते हैं। तो मेंस के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद उसका आंसर देखेंगे इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन के फॉर्म में, IBC फॉर्मेट में। ठीक है, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई वॉज अ स्पेशल स्कीम लाइक PMDDKY स्टार्टेड फॉर फार्मिंग? हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर फार्म स्कीम्स? कैन लोकलाइज्ड स्कीम्स लाइक दिस हेल्प इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन एग्रीकल्चर? तो बोल रहा है जो PMDDKY एग्रीकल्चर की जो स्कीम है ये क्या है, कौन सी है ये स्कीम और ये क्यों अर्लियर स्कीम से अलग है, कैसे अलग है, और क्या ऐसी लोकलाइज्ड स्कीम्स हेल्प कर सकती है क्या एग्रीकल्चर में सेल्फ रिलायंस लाने के लिए? ठीक है, तो 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के। अब PMDDKY स्कीम से हम स्टार्ट करेंगे इंट्रो, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो एग्रीकल्चर बैकबोन है रूरल इकोनॉमी का, ये अपन को पता है। अब प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, ये अभी बजट में आई थी, ये ध्यान रखना ना, बजट में लिख देती हूँ यहाँ पे, इस साल के बजट में आई थी। ये डिस्ट्रिक्ट फोकस्ड इनिशिएटिव है, डिस्ट्रिक्ट वाइज इनिशिएटिव है टू सपोर्ट सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो उसमें पहला पूछा था ना कि ये स्पेशल स्कीम क्यों चाहिए, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि रीजनल डाइवर्सिटी है एग्रीकल्चर में, तो हमको अलग अलग जगह की एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से फार्मिंग करनी पड़ती है। जैसे बाजरा वगैरह किस तरफ राजस्थान साइड होगा, बाजरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में थोड़ी लगाओगे। सेकेंड इज स्टैगनेंट यील्ड एंड रिसोर्स स्ट्रेस। तो क्या हो रहा है, बहुत सारी जगह ना यील्ड स्टैगनेंट हो जा रही है और रिसोर्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ रहा है। ठीक है, फिर टारगेटेड डेवलपमेंट गैप्स देखते हैं। तो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट लैक करते हैं एक्सेस टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मार्केट और फाइनेंशियल सपोर्ट, तो इसलिए उनको स्पेसिफिक अटेंशन की ज़रूरत होती है। फिर हमको आत्मनिर्भरता या सेल्फ रिलायंस को बढ़ावा देना है जिससे लोकल सेल्फ सफिशिएंसी आ सके और गोल्स अचीव हो सकें। अब उसका सेकेंड पार्ट था कि कैसे प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना डिफर करती है प्रीवियस स्कीम से। ठीक है, तो फर्स्ट है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रिक डिज़ाइन है। देखो क्या होता है, जनरली अभी कोई भी स्कीम आती है ना तो पूरे नेशनल लेवल पे आती है, बट इसमें क्या है डिस्ट्रिक्ट वाइज फोकस है कि इस जगह पे ये फोकस देना है, इस जगह पे ये देना है। तो कस्टमाइज्ड क्रॉप एंड रिसोर्स प्लानिंग है। ठीक है, फिर कन्वर्जेंस मॉडल,
तो अलग अलग डिपार्टमेंट को, अलग अलग स्कीम को, जो भी उसकी अच्छी चीज़ें हैं उनको कन्वर्ट कर ले रहा है, जो इसमें फ़ायदे दे सकती है। ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट है कि ये फोकस कर रहा है आउटकम पे और नॉट इनपुट पे। मतलब कि क्या, जैसे बोलते हैं ना अपन आउटकम बेस्ड स्कीम है, तो वैसे ही आउटकम पे फोकस कर रहा है कि मेजरेबल आउटपुट इम्प्रूवमेंट्स क्या क्या हुआ है। ठीक है। फिर टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, मतलब ये GIS मैपिंग यूज़ करेगा, रिमोट सेंसिंग यूज़ करेगा और लोकल सर्वेज यूज़ करेगा। ठीक है। आई होप ये क्लियर है। फिर इसका थर्ड पार्ट था कि कैन लोकलाइज्ड स्कीम हेल्प अचीव आत्मनिर्भरता, जो हमको सेल्फ सफिशिएंसी अचीव करना है ना एग्रीकल्चर में, तो क्या ये हेल्प कर सकता है। तो अपन ऐसा बोल रहे हैं कि हाँ, ये लोकलाइज्ड जो प्लानिंग है वो हेल्प कर सकती है, क्योंकि हम रिसोर्स को सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस को ज़्यादा अच्छे से एम्पावर कर सकते हैं, लोकल वैल्यू चेन को बूस्ट अप कर सकते हैं, जैसे प्रोसेसिंग, स्टोरेज, मार्केटिंग, ये सब को हम बूस्ट कर सकते हैं, और इम्प्रूव्ड रिस्क मैनेजमेंट, हम रिस्क मैनेजमेंट को भी इम्प्रूव कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट एंड पेस्ट रिलेटेड रिस्क को। ठीक है। अब ये हम कर तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको और वे फॉरवर्ड क्या है, हमको सजेशंस क्या चाहिए, मतलब क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमको डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे फोकस करना पड़ेगा, कृषि विज्ञान केंद्र को एम्पावर करना पड़ेगा, जिससे फार्मर्स तक नॉलेज प्रॉपर्ली डिसिमिनेट हो सके। फिर डाटा इंटीग्रेशन एंड मॉनिटरिंग, कि क्या अभी हमारे पास डाटा की कमी है, फ्रेगमेंटेड डाटा है, तो हमको उसको एक जगह लाना है, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना है। फिर स्केल बेस्ट प्रैक्टिसेस, तो क्या हो रहा है, जैसे छोटी जगह पे सही हो रहा है जो काम, उसको आप स्केल अप करो। फिर फार्मर का इन्वॉल्वमेंट, मतलब पार्टिसिपेटरी प्लानिंग बहुत ज़्यादा एसेंशियल है थ्रू SHGs, FPOs। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। तो हमने इंट्रो और बॉडी पार्ट देख लिया, अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। तो जो प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है वो पैराडाइम शिफ्ट लाता है, क्योंकि इसमें लोकलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग है, और ये रूरल इंक्लूसिव रूरल ग्रोथ पे फोकस करता है। ठीक है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर देना कि SDG अचीव करने में भी हेल्प करेगा। ठीक है। आई होप ये क्लियर है ये वाला आंसर। अब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं मेंस के। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई आर वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज, गिव एग्जांपल्स। व्हाई आर दे स्टिल इग्नोर्ड इवन दो देयर बेनिफिट्स आर क्लियर। तो बोल रहा है क्लियर कि पहला, वेटलैंड्स क्लाइमेट प्रोटेक्शन के लिए क्यों ज़रूरी है स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उनको एग्जाम्पल के सहित बताना है, और सेकंड कि अभी भी उनको इग्नोर क्यों किया जाता है जबकि उनके इतने सारे बेनिफिट्स हैं। तो क्वेश्चन तो समझ आया, क्वेश्चन ईजी है, डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो हम इसमें इंट्रो कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वेटलैंड से, कि वेटलैंड्स होते क्या हैं। तो देखो, इंट्रो हमने वहीं से स्टार्ट किया है। तो वेटलैंड्स क्या है, मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स है, वो नेचुरल बफर के जैसे एक्ट करते हैं अगेंस्ट क्लाइमेट रिस्क। ठीक है। ये फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, कार्बन स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं, ड्रॉट मिटिगेशन में हेल्प करते हैं, और बायोडाइवर्सिटी सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें ये बेसिक हो गया कि वेटलैंड्स के बारे में। आप चाहो तो यहाँ पे भी एग्जांपल दे सकते हो, नहीं तो इसमें अलग से बोला गया एग्जांपल देने, तो आप वहाँ भी दे सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे दे दो, चिलिका का एग्जांपल दे दो, केवला दे दो, घाना का दे दो, तो आप यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हो। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स फॉर क्लाइमेट प्रोटेक्शन, तो क्या कार्बन सिंक के जैसे ये एक्ट करते हैं, CO2 सिक्वेस्ट्रेट करते हैं। ठीक है। जैसे सुंदरबंस का एग्जाम्पल दे दिया, सुंदरबन मैनग्रोव। फिर फ्लड कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं, अर्बन स्पॉन्जेस के जैसे एक्ट करते हैं कि जब भी पानी ज़्यादा हो जाता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ईस्ट कलकत्ता वेटलैंड्स, जो कोलकाता के पानी को वो करने में हेल्प करता है, मिटिगेट करने में फ्लड को। फिर वाटर सिक्योरिटी एंड ड्रॉट बफरिंग की बात करें तो ये रिचार्ज करता है ग्राउंड वाटर को और रिवर फ्लो को सही करता है। एग्जाम्पल है पल्लीकरनई वेटलैंड्स इन चेन्नई, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है। फिर बायोडाइवर्सिटी और लाइवलीहुड की बात की जाए तो जैसे चिलिका लेक है वो सस्टेन करता है अप्रॉक्सीमेटली लैक्स ऑफ फिशरमैन फैमिलीज़ को। ठीक है। अब सेकेंड उसका जो पार्ट था कि वेटलैंड्स को अभी भी इग्नोर क्यों किया जा रहा है इतने ज़्यादा बेनिफिट्स होने के बाद भी, तो देखो ये ना थोड़े जनरलिस्टिक वाली चीज़ें आप सोचोगे तो भी आपको याद आ जाएगा एज ए जर्नलिस्ट। तो एनक्रोचमेंट और अर्बनाइजेशन होते जा रहा है क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा। फिर वीक लीगल प्रोटेक्शन है, लीगल प्रोटेक्शन सही नहीं है अपने यहाँ। ठीक है। फिर इंस्टीट्यूशनल ओवरलैप, क्या होता है कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को रेडी नहीं है, जब भी कुछ होता है तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे शिफ्ट कर देती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और सही कुछ हो नहीं पाता। फिर शॉर्ट टर्म डेवलपमेंट पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रेदर देन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर लो पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है। अब इसमें हम आते हैं वे फॉरवर्ड कि हम सजेशंस क्या दे सकते हैं। तो वेटलैंड इन्वेंट्री एंड जोनिंग, तो हमको क्रिएट करना है कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल मैप जिससे कि हम वेटलैंड्स को सही तरीके से डेजिग्नेट कर सकें और एनक्रोचमेंट को प्रिवेंट कर सकें। ठीक है। फिर स्ट्रेंथन करना है लीगल फ्रेमवर्क को, जैसे हम किसके थ्रू कर सकते हैं, वेटलैंड्स कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल 2017 के हिसाब से। फिर कम्युनिटी लेड प्रोटेक्शन हमको करना है जिसमें कम्युनिटी और पंचायत में रिस्टोरेशन और सस्टेनेबल यूज़ ऑफ वेटलैंड्स हम कर सकें। फिर इंटीग्रेटेड अर्बन प्लानिंग है, मतलब वेटलैंड्स को एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग बनाना है। फिर इंसेंटिवाइज करना है कंजर्वेशन को, जैसे ये वाला मॉडल बहुत अच्छा है, ये आप ज़रूर कोट करिएगा।
पेमेंट फॉर इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इसमें क्या होता है कि जो इकोसिस्टम का प्रोटेक्शन करते हैं जिस एरिया के लोग, उस एरिया के लोगों को कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी, जैसे पेमेंट लिखा है तो मॉनिटरी बेनिफिट्स दोगे, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, क्या आप जैसे रामसर कन्वेंशन है तो ऐसे आप और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के थ्रू वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तो अपन ने दोनों पार्ट एड्रेस किया वेटलैंड्स का। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। फॉर डेवलपिंग नेशंस फेसिंग क्लाइमेट रिस्क, वेटलैंड्स ऑफर नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ये ना अभी देखो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, जो अभी क्लाइमेट वाले इंसिडेंसेस चल रहे हैं ना, तो उसमें नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस आर द बेस्ट सॉल्यूशंस, इट इज़ बीइंग सेड। तो ये वेटलैंड्स है वो नेचर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं हमको, दैट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड सस्टेनेबल। तो इसीलिए हमको इंटीग्रेट करना है वेटलैंड को क्लाइमेट पॉलिसी में और डेवलपमेंट प्लानिंग में, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है। चलो, थैंक यू।